नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका टोटल हेल्थ के एक और विशेष एपिसोड में। मैं हूं निखिल सिंह और टोटल हेल्थ में हम बात करते हैं आपके संपूर्ण स्वास्थ्य की और आपको तमाम रोगों, उनके उपचार और चिकित्सा से जुड़ी तमाम जानकारियां आपको देते हैं, आपको जागरूक करते हैं। आज हम बात करेंगे रक्त से जुड़ी दो ऐसी गंभीर बीमारियों की, खून से जुड़ी हुई दो बीमारियों की जो जिंदगी की रफ्तार को थाम सकती हैं। बात होगी हीमोफीलिया और सिकल सेल एनीमिया की। हीमोफीलिया जहां एक मामूली सी चोट बन सकती है जीवन का एक बड़ा संकट, और सिकल सेल एनीमिया जहां खून की हर बूंद दर्द का संदेश लेकर चल सकती है। आखिर ये बीमारियां क्या हैं, कैसे पहचानी जाएं, कितनी गंभीर हैं और कैसे समय रहते इससे लड़ा जा सकता है, इन तमाम पहलुओं पर रोशनी डालने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं देश के जाने माने विशेषज्ञ डॉक्टर। तो शुरुआत करते हैं इस चर्चा की। सबसे पहले हम अपने डॉक्टर से, अपने मेहमानों से आपका परिचय करा देते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर नरेश गुप्ता, जो कि सीनियर मेडिकल कंसल्टेंट हैं मौलाना आज़ाद मेडिकल कॉलेज नई दिल्ली में। सर, बहुत स्वागत है आपका डॉक्टर गुप्ता। हमारे साथ डॉक्टर मुकेश धनखड़ मौजूद हैं, जो कि प्रोफेसर हैं डिपार्टमेंट ऑफ पीडियाट्रिक्स, कलावती सरन चिल्ड्रंस हॉस्पिटल एंड लेडी हार्डिंग मेडिकल कॉलेज नई दिल्ली से। और साथ ही साथ डॉक्टर अंकुर जैन, जो कि असिस्टेंट प्रोफेसर हैं क्लिनिकल हीमेटोलॉजी, वर्धमान महावीर मेडिकल कॉलेज एंड सफदरजंग हॉस्पिटल नई दिल्ली से। आप तीनों का बहुत स्वागत है। और दर्शकों, आप भी हमारे इस कार्यक्रम से सीधे तौर पर जुड़ सकते हैं और उसके लिए हमारी फ़ोन लाइनें खुली हुई हैं। आप उन पर सीधे तौर पर फ़ोन कर सकते हैं। हमारा फ़ोन नंबर नोट कर लें। हमारा फ़ोन नंबर है 011-230-97648, 230-97648। इसके आगे 011 नंबर दिल्ली का आप लगा लें। और उसके अलावा दूसरा नंबर 011-230-97671। आप इस पर फोन करके हमारे विशेषज्ञों से आपके मन में, आपके जहन में अगर कोई सवाल है, कोई शंका है, तो आप उससे सवाल पूछ सकते हैं। और उसके अलावा आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं अपने सवाल ddnewstotalhealth@gmail.com पर। तो इस चर्चा की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले आपके पास आते हैं डॉक्टर नरेश गुप्ता, और ये जानने समझने की कोशिश करते हैं कि जब हम रक्त विकारों की बात करते हैं, चूंकि ये बहुत बड़ा एम्बिट है, बहुत इसका जो फील्ड है, ये कहा जाए कि बहुत सारे रक्त विकार हैं। तो आज हमने हीमोफीलिया और सिकल सेल की बात कही है। कैसे इसको समझना चाहिए, क्या स्थिति है? अगर हम शुरुआत में इन दोनों के विषय में आपसे थोड़ा थोड़ा इंट्रो जानना चाहें कि हमारे दर्शक इन दोनों रोगों को समझ सकें, और उसके बाद फिर हम एक एक करके दोनों बीमारियों की चर्चा करेंगे। निखिल जी, ऐसा है कि जो रक्त के बारे में लोगों की जानकारी है बहुत अरसे से, सदियों से, वो बड़ी महत्वपूर्ण है, क्योंकि रक्त को एक ऐसा दर्जा दिया गया है कि जिंदगी उस पे ही चलती है। अगर उस पे जिंदगी चलती है, वो इसलिए चलती है कि उसमें जो है वो अमृत घूमता है, अबे हयात घूमता है, अमृत घूमता है, नेक्टर है उसके अंदर जी। वो नेक्टर क्या है? ऑक्सीजन देता है, प्रोटीन देता है, जान देता है। तो जो रक्त विकार को समझने के लिए ये जानना जरूरी है कि उसमें जो कण होते हैं, उसमें भिन्न भिन्न तरह के कण होते हैं। हाँ। एक कण होता है जिसको रेड सेल कहते हैं, जो कि हीमोग्लोबिन लेता है और ऑक्सीजन लेता है, देता है और कार्बन डाइऑक्साइड वापस लाता है जी। दूसरे जो है उसमें के अंदर छोटे और कण होते हैं जिसको हम कहते हैं प्लेटलेट्स जी। जो प्लेटलेट्स होते हैं उनका काम थोड़ा भिन्न होता है जी। रेड सेल्स का काम होता है ताकत देना, प्लेटलेट्स का काम होता है खून का स्त्राव रोकना जी। अगर कहीं चोट लग जाए, एक्सीडेंट हो जाए, तो उसको रोकने के लिए वो प्लेटलेट्स काम आते हैं। तीसरे उसमें कण होते हैं जिसको हम कहते हैं सफ़ेद कण या वाइट सेल्स या लिकोसाइट्स जी। उनका काम है शरीर को बचा के रखना। अब देखिए, कोविड आया था, कैंसर आता है, बीमारियां आती है, डेंगू आता है, निमोनिया आता है, उस सब में उसको फाइट करने के लिए वो कण चाहिए। तो अब जैसे देख रहे हैं कि तीन तो ये कण ऐसे हो गए जिनका कि खास जैसे हमारी फोर्स होती है ना, एयर फोर्स, नेवी, उस तरह से ये तीनों हमारे यहाँ से काम करते हैं जी। ये जो है इनका दौरा होता है लिक्विड फेज में, जिसमें कि बहुत काम के प्रोटीन तत्व होते हैं, शुगर भी होती है जो उसमें मिलती है। तो रक्त का जो दायरा है इतना बड़ा है कि उसको एक प्रोग्राम में करना मुश्किल है, और इसीलिए शायद आपने उसमें दो चीजें पकड़ी हैं जी। एक इनमें से इसमें क्या नाम है,
रेड सेल में है जी। जो कि हीमोग्लोबिन बनाता है। उस हीमोग्लोबिन में अगर विकार आ जाए तो ये रेड सेल जो है गोल डिब्बी की तरह नहीं रहता, फिर ये शेप बदल लेता है, अरसे की तरह हो जाता है, सिकल की तरह हो जाता है। तो ये एक तो रेड सेल का है जी। और दूसरा जो है इन कण में से कोई नहीं है, जो रक्त में लिक्विड तरल पदार्थ होता है उसमें जो प्रोटीन होते हैं जी, उस प्रोटीन में दर्जन प्रोटीन होते हैं जो कि अगर खून बहता है तो उसको रोकते हैं। और उसको रोकने के लिए एक दो कण ऐसे प्रोटीन ऐसे होते हैं जिसको कि हम फैक्टर 8 फैक्टर 9 कहते हैं, उनकी अगर कमी हो जाए तो वो खून ऐसा बहता है कि जानलेवा हो जाता है जी। अब इस दोनों बीमारियों में एक समानता ये है कि दोनों बीमारियां जो है पैदाइशी होती हैं। अच्छा। और पैदाइशी होने की वजह से उनकी जानकारी जितना जल्दी हो जाए इलाज उतना ही सक्षम होगा जी। अगर आपको पैदा होने से पहले ही पता है तो और ज़्यादा सक्षम होगा। तो इसलिए ये जिस तरह के आप प्रोग्राम कराते हैं ये बहुत ज़रूरी है कि सिकल सेल और हीमोफीलिया के दोनों के हम प्रोग्राम में जनता को जागरूक करें जी। सिकल सेल के ऊपर भारत सरकार ने अभी 2 साल पहले बड़ा अच्छा कदम उठाया है कि जो सिकल सेल का हमारे देश में उसका एलिमिनेशन करना है, उन्मूलन करना है और बड़ी तेजी से वो कर रहे हैं। और ये बड़ी अच्छी बात है कि सिकल सेल थैलेसीमिया जो कि कंट्रोल कर सकते हैं उनको कर रहे हैं, और हीमोफीलिया जिसका इलाज हो सकता है उसका जानकारी दे के उनको डायग्नोसिस करके उनका इलाज कर रहे हैं। ठीक बात है। तो इसको अगर हम जानना समझना चाहें और डॉक्टर धनखड़ और हीमोफीलिया से शुरुआत करें तो कैसे समझें इस बीमारी को, क्या बताएंगे आप दर्शकों को? ये ब्लड डिसऑर्डर क्या है, कैसे समझा जाए और कितना गंभीर है? खासतौर पर यह भी जानना चाहेंगे कि भारत में किस तरह से इसको जानना चाहिए, क्योंकि इसको लेकर भी बहुत भ्रांतियां हैं कि ये भारत में नहीं होता है या नहीं होगा इस तरह से जी। धन्यवाद निखिल जी। ये हीमोफीलिया एक जन्मजात बीमारी है जी। ये माँ बाप से ज़्यादातर हमारे अंदर आती है जी। इसमें हमने रूटीनली ये देखा है कि इसमें रक्तस्राव जो होता है वो रक्तस्राव काफ़ी लंबे समय तक चलता है। उसमें कुछ ग्रेड्स होते हैं, इसमें बेसिकली कई टाइप के होते हैं। तो मोटे तौर पे ए और बी टाइप के होते हैं। ए में फैक्टर 8 की डेफिशिएंसी होती है, बी में फैक्टर 9 की डेफिशिएंसी होती है। सो इन फैक्टर्स की डेफिशिएंसी के कारण आपका रक्तस्राव जो है, रक्तस्राव आपका काफ़ी लंबे समय तक चलता है। इसमें ग्रेड्स होते हैं। हो सकता है कि बिना चोट के भी ये रक्तस्राव होता रहे, हो सकता है थोड़ी चोट के साथ रक्तस्राव होता रहे, या हो सकता है बिना चोट के भी रक्तस्राव हो सकता है। तो रक्तस्राव की अब काफ़ी लोकेशंस हो सकती हैं, जैसे अक्सर तौर पे ज़्यादातर तौर पे देखा गया है कि जोड़ों में होती है, पर ये मांसपेशियों में भी हो सकती है, मुंह से, नाक से। फिर सीवियर ब्लीडिंग भी हो सकती है जो कि हमारे ब्रेन में हो सकती है, जीआई सिस्टम में हो सकती है, या हेड एंड नेक में हो सकती है। तो डिफरेंट ग्रेड्स ऑफ ब्लीडिंग हो सकती है। तो ये रक्तस्राव जो है कि जो साधारण तौर पे आपके और हम में अगर कोई चोट लगती है तो वो थोड़ी देर खून बहता है और फिर वो रुक जाता है, लेकिन इन हीमोफीलिया वाले बच्चों में ये रक्तस्राव इतना ज़्यादा होता है कि इस फैक्टर की डेफिशिएंसी के कारण। ऐसा क्यों होता है रक्तस्राव? क्या थक्का नहीं जमता या क्या वजह है इसका? थक्का नहीं जम पाता। शरीर में रूटीन में कोई भी थक्का बनने के लिए कई सारे फैक्टर्स की जरूरत होती है, कई सारे चीज़ों की जरूरत होती है। उनमें से एक होता है फैक्टर 8 और 9। तो इस कंडीशन में फैक्टर 8 और 9 की ग्रेड्स होते हैं कि किसी में बिल्कुल नहीं है, किसी में थोड़ा कम है, तो उसी हिसाब से रक्तस्राव रहता है। ये कारण है जी 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 जी। ये तो ये एक तरह से इस बीमारी की गंभीरता इस पर डिपेंड करती है कि इसकी इंटेंसिटी कितनी है। एग्जैक्टली, बिल्कुल सही। क्योंकि जैसे आपने कहा कि कई बार थोड़ी चोट लगने पर ब्लीडिंग होती है और कई बार अपने आप ब्लीडिंग हो सकती है। बिल्कुल जी जी। डॉक्टर अंकुर, फिर ये क्यों होता है, क्या कारण है या क्या रिस्क फैक्टर्स हैं, ये भी आपसे समझना चाहेंगे। और जो अभी डॉक्टर धनखड़ ने बताया कि ये चूंकि आनुवांशिक होता है, तो ये जो आनुवांशिकता है इसको भी समझना चाहेंगे कि क्या कहीं से भी एक्वायर्ड हो सकता है, किसी पेरेंट को, किसी बच्चे को अपने आप हो सकता है या नहीं, या जिन डायनेस्टी में जिसमें ये चल रहा है या जिस क्लैन में चल रहा है, क्या वही होगा हीमोफीलिया? कुछ इस तरह से समझें इसको। तो जो हीमोफीलिया है उसकी जो हिस्ट्री है वो इसको रॉयल डिजीज़ बोलते हैं जी। वो रॉयल फैमिलीज़ में डिस्क्राइब किया गया था स्टार्टिंग में जी।
तो वो जेनेटिक म्यूटेशन, एक आनुवांशिक बीमारी है। वो जेनेटिक म्यूटेशन फैक्टर 8 की जो जीन होती है हमारे डीएनए में, उसमें म्यूटेशन हो जाती हैं। बहुत प्रकार की म्यूटेशंस हो सकती हैं, कई छोटी म्यूटेशंस होती हैं, कई बड़ी म्यूटेशंस होती हैं। बट उन म्यूटेशंस के कारण फैक्टर 8 या फैक्टर 9 के लेवल्स जो हैं, उनके जो लेवल हैं वो कम हो जाते हैं ब्लड में। और लेवल कम होने के कारण जो है मरीजों को ब्लीडिंग होती है, और वो कितना लेवल कम है उसके हिसाब से सीवियरिटी का हम अनुमान लगाते हैं कि वो माइल्ड है, मॉडरेट है, सीवियर है, वो उसके लेवल पे डिपेंड करता है। लेकिन 1/3 पेशेंट्स में, मतलब 100 में से अराउंड 30% पेशेंट्स में ये अनुवांशिक नहीं होता है। इसका मतलब उस मरीज़ को पहली बार वो म्यूटेशन जो है वो होती है। ऐसा नहीं है कि उनके माता पिता को थी, उस बच्चे को पहली बार होती है। 30 में से एक को, मतलब नहीं, 100 में से 30 को, मतलब कि 1/3 पेशेंट को, 1/3 मरीजों को उसमें पहली बार होती है। और अगर पहली बार होती है तो वो आगे फिर ट्रांसमिट कर सकता है अपनी सब्सिक्वेंट जनरेशंस में। तो फैमिली हिस्ट्री 1/3 पेशेंट्स में, 1 या 1/3 मरीजों में नहीं होती है इस चीज़ की। तो इसको हम बोलते हैं, ज़रूरी नहीं है कि ये अनुवांशिक ही हो या फैमिली में हो ही हो। कई बार बच्चा पहली बार आता है तो उसको भी हो सकता है ये। अच्छा, तो इसके क्या कुछ रिस्क फैक्टर्स हैं, या किसी को भी जो 100 में 30 की जो आप बात कर रहे हैं वो किरी 30 को हो सकता है, कैसे इसको समझें? इसका रिस्क फैक्टर कोई नहीं है, क्योंकि ये तो म्यूटेशन, जेनेटिक म्यूटेशन होती है। जब बच्चा पेट में होता है तो उसकी जेनेटिक म्यूटेशन के कारण होता है। तो इसका कोई ऐसा रिस्क फैक्टर आइडेंटिफाई या रिस्क फैक्टर पहचाना नहीं गया है। जी जी जी, जिन लोगों को पहली बार होता है, हाँ, जिनको पेरेंट्स से होता है वो तो जेनेटिक बीमारी हो ही गई है, उनको ट्रांसमिट हो जाता है फिर ये। और ये एक्स क्रोमोसोम लिंक्ड होता है, एक्स लिंक्ड एक्स क्रोमोसोम के ऊपर इसकी जो जीन होती है वो लोकेटेड होती है। तो जो ये है, ये अपनी मैटरनल साइड से, मतलब मदर की साइड से जो है वो मेल बच्चों में मदर की साइड से आता है वो चीज़। जी, लेकिन जो मदर होती हैं वो मैनिफेस्ट नहीं करती हैं, क्योंकि मदर के पास एक्स क्रोमोसोम की 2 कॉपीज होती हैं। तो मदर्स जो होती हैं वो कैरियर होती हैं, लेकिन मदर जो होती हैं वो अपने मेल बच्चे को वो चीज़ ट्रांसमिट कर सकती हैं। यानी मदर कैरियर हो सकती है, लेकिन वो उस चीज़ को मैनिफेस्ट नहीं करेगी, बीमारी नहीं होगी उसको। लेकिन ये ज़रूर है कि जो आने वाली जो पीढ़ियां हैं, ये जो आने वाला बच्चा है जिसको कहना चाहिए, और अगर वो मेल है तो उसको हो सकता है। डॉक्टर नरेश गुप्ता, हम चाहेंगे कि इसको थोड़ा सा और आप विस्तार दें और ये भी बताएं कि क्या इसके कई प्रकार भी होते हैं क्या हीमोफीलिया के, और दूसरी चीज़ ये भी कि कैसे इसको जब ये होता है कि किसी भी जब म्यूटेशन के जरिए 100 में से 30 लोगों को हो सकता है, तो जन्म से पहले ही इसके बारे में पता लगाना या जन्म से जल्दी बच्चे में पता लगाना, ये कितना महत्वपूर्ण हो जाता है? देखिए, बड़ा महत्वपूर्ण सवाल उठाया आपने निखिल जी। एक तो पहले मैं कहना चाहूँगी, जो हीमोफीलिया बीमारी है ना, बड़ी सोशलिस्टिक बीमारी है। जैसे अंकुर ने बोला कि उसके कारण हम नहीं जानते हैं, ये अनुवांशिक बीमारी है, जीन के म्यूटेशन होते हैं, वो आते रहते हैं जी। लेकिन ये बीमारी दुनिया के देश के किसी भी कोने में आप जाएंगे, उसी मात्रा में, उसी तादाद में मिलेगी। यानी कि ये जो एक भ्रम और मिथक रहता है कि केवल इंग्लैंड में होता है या अफ्रीका में होता है, ऐसा नहीं है। कहीं भी दुनिया के किसी कोने में किसी को भी हो सकती है। नहीं, ऐसा नहीं है। किसी कोने में उसी तरह से होगी जैसे कि कहीं हो सकती है, चाहे गरीब देश है चाहे अमीर देश है। अच्छा, चाहे अमीर देश में कोई कोना ले लें, गरीब देश में कोई कोना ले लें। मतलब जितने नए जन्मात होते हैं, शिशु बॉयज होते हैं, उसमें ये बीमारी उभर के आती है। और जैसे फैमिलीज होती हैं उसमें उभर के आती है, रॉयल फैमिली हुई। लेकिन 1/3 में ये म्यूटेशन नहीं बनती है। जो भी है ये अनुवांशिक है, जीन की म्यूटेशन से वो जो प्रोटीन का तत्व बनता है उसका मोल्ड बनना खराब हो जाता है, नहीं बनता है, समझ लीजिए। तो ये बीमारी जो है उसका तादाद उतनी ही मानी जाती है दुनिया के हर कोने में। तो किसी को वो नहीं करती है, दुबात नहीं करती है। दूसरा चीज़ है कि जो ये नई बीमारियाँ आती हैं उसमें फैमिली की हिस्ट्री नहीं मिलती है। तीसरा ये कि आजकल हमारी फैमिलीज छोटी होती जा रही हैं जी, तो उसमें कई बार हिस्ट्री लेनी भी मुश्किल हो जाती है। बिल्कुल ठीक है। और चौथी चीज़ ये है कि डायबिटीज़ को टेस्ट करना है, आपने शुगर कर लीजिए। ब्लड प्रेशर को चेक करना है, ब्लड प्रेशर कर लीजिए। बड़े आसान तरीके हैं जी। ये बीमारी जो है हीमोफीलिया, इसमें चेक करने के लिए खून का चेक होता है, कंफर्म करने के लिए बड़ा कठिन टेस्ट होता है। कठिन टेस्ट इसलिए नहीं है कि वो मशीनें नहीं है, मशीनें हमारे पास हैं, उसके रिएजेंट भी हमारे पास हैं, लेकिन इंसान को बड़ा सतर्क रह के वो टेस्ट करने होते हैं जी। तो वो जो टेस्ट की सुविधा है वो हमारे देश में हर जगह उपलब्ध नहीं है।
और उसके लिए हो सकता है कि इंसान को एक जगह से दूसरी जगह जाना पड़े, लेकिन वो बहुत ज़रूरी है क्योंकि एक बार अगर टेस्ट हो गया तो ज़िंदगी भर उसको उसका फ़ायदा मिलेगा, क्योंकि सरकार ने इसका इलाज मुफ्त उपलब्ध कराया हुआ है। बड़े कम जगह ऐसे होते हैं कि ये जो बीमारी का इलाज है वो महंगा होते हुए भी इतना सक्षम है कि जो बच्चा बिस्तर पे बंद जाता है वो उठ के दौड़ता है। तो ये आपने बहुत महत्वपूर्ण बात कही और मुझे उम्मीद है कि हमारे दर्शक इसको बहुत ध्यान से सुन रहे होंगे कि इलाज ज़रूर महंगा है, लेकिन चूंकि गवर्नमेंट सपोर्ट से इसको आगे बढ़ाया जाता है। डॉक्टर नरेश गुप्ता, हम आपकी बात को जारी रखेंगे, लेकिन एक कॉलर हमें फ़ोन कर रहे हैं, बहुत देर से वेटिंग पे हैं, तो उनसे बात कर लेते हैं। चंद्रकांत जी हैं जो हमके उड़ीसा से कॉल कर रहे हैं। चंद्रकांत जी, पूछिए अपना सवाल। हाँ, नमस्कार डॉक्टर साहब, मैं चंद्रनाथ त्रिवेदी बोल रहा था उड़ीसा से जी। मेरा पहला प्रश्न ये था कि अगर किसी का हीमोग्लोबिन जो है 15 से 17 के बीच में लगातार रहता है, तो वो क्या रक्त विकार का कारण है और उसका क्या खतरा है? दूसरा क्वेश्चन हमारा ये था कि अगर मान लिया किसी व्यक्ति को सफेद दाग है, तो वो क्या रक्त विकार के कारण से है और ये क्या आनुवांशिक है और इसका क्या उपचार है? ठीक है, ठीक है। डॉक्टर नरेश गुप्ता, आप इनका जवाब देना चाहेंगे? एक तो हीमोग्लोबिन का इन्होंने पूछा कि 15 से 17 तक अगर बना रहता है, और दूसरा सफेद दाग से जुड़ी हुई सफेद दाग जी जो स्किन में होते हैं। जी जी जी, इनका कहना है कि क्या वो भी रक्त से जुड़ा हुआ विकार है? चंद्रकांत जी, ऐसा है कि एक चीज़ तो ये है कि जो हमने खून की बात करी है, रेड सेल की, जिसमें कि ऑक्सीजन ले जाता है, उसकी मात्रा अगर कम हो जाए तो हम उसे एनीमिया कहते हैं। जैसे सिकल सेल हुआ, थैलेसीमिया हुआ, या दूसरे एनीमिया हुए, लोहे की कमी से, विटामिन की कमी से, उसको हम एनीमिया कहते हैं। अगर उसकी मात्रा बढ़ जाए तो भी वो बीमारी करती है जी। उसको हम एरिथ्रोसाइटोसिस या पॉलीसाइथीमिया कहते हैं। अब सवाल ये है कि किस हालत में उसको हम कम कहते हैं, किस हालत में उसे ज़्यादा कहते हैं। एनीमिया के लिए हमने मात्रा ये निर्धारित करी है कि इंसानों में, बड़े आदमियों में 14 ग्राम या उसके ऊपर होना चाहिए जी। लेडीज़ में 13 होना चाहिए, प्रेग्नेंट में 12 होना चाहिए, तो उसके हिसाब से बच्चों में 11 भी हो सकता है। तो ये मात्रा निर्धारित करी हुई है। ऊपर की जो मात्रा है वो 16, 16.5 ऐसे करके चलती है। तो जो 15 से 17 का है उसमें ज़्यादातर व्यक्ति नॉर्मल में आ जाएंगे। और ये भी खास बात है कि अगर वो पहाड़ी इलाके में रहते हैं, आई डोंट नो ये चंद्रकांत जी कहाँ रहते हैं, उड़ीसा में रहते हैं कि कहीं और भी रहते हैं, पहाड़ी इलाके में रहते हैं, तो उनका 14, 15 से बढ़ के 16, 17 भी हो सकता है। तो 15 से 17 में अगर किसी व्यक्ति को कोई तकलीफ नहीं है तो कोई दिक्कत का बात नहीं है। लेकिन कई मरतबा क्या होता है कि 17 भी होता है, थोड़ा ब्लड प्रेशर भी होता है, थोड़ा हेडेक भी होता है, तो उनको जांच करा लेनी चाहिए। और उसके द्वारा जांच करके देखते हैं कि ये जो खून है ये नॉर्मल तादाद में है कि उससे थोड़ा ज़्यादा है। ज़्यादातर ये लोग नॉर्मल होते हैं, उसमें कोई चिंता का विषय नहीं होता है जी। लेकिन हालांकि हमारा आज का बहुत विषय नहीं है, लेकिन आपने जो पॉलीसाइथीमिया की बात कही, अगर 15 से 17 है तो ये ज़रूर डॉक्टर के पास जाएं और मेरी समझ से उनको दिखाना चाहिए, क्योंकि इन्होंने अपनी लोकेशन नहीं बताई कि रहते कहाँ हैं। और वो 15, 16 तक, 16.5 तक ठीक होता है, 17 जो है बॉर्डर लाइन होता है, तो कुछ चिंता का बात नहीं है। उड़ीसा के हैं। और इन्होंने दूसरा पूछा था सफ़ेद दाग जी। सफ़ेद दाग जो स्किन पे होते हैं वो अक्सर जो है उनकी भी कोई सिग्निफिकेंस नहीं होती है, जो विटिलिगो होते हैं। लेकिन सफ़ेद दाग बीमारी से भी हो सकते हैं, लेप्रेसी से भी हो सकते हैं और दूसरी बीमारी से भी हो सकते हैं जिनका कि इलाज है जी। तो उस सफ़ेद दागों के लिए इनको किसी चिकित्सक या अस्पताल में जाके वो ओपिनियन लेनी चाहिए। लेकिन वो सफ़ेद दाग का एनीमिया से या हीमोफीलिया से कोई ताल्लुक नहीं है। ठीक बात है, ये आपने क्लियर कर दिया। डॉक्टर धनखड़, ये हीमोफीलिया की जब बात करते हैं तो क्या इसके कई प्रकार भी हो सकते हैं और इसके लक्षण क्या होंगे? क्योंकि बच्चों में पहचानना ये भी बड़ा ज़रूरी, जिसको कहते हैं कि अगर अलग से बच्चों में शुरुआत में डायग्नोज हो जाए तो उतना अच्छा है। राइट। तो निखिल जी, हीमोफीलिया मुख्य तौर से 2 प्रकार के होते हैं, हीमोफीलिया ए और हीमोफीलिया बी। हीमोफीलिया ए में हमारा फैक्टर 8 की डेफिशिएंसी होती है, हीमोफीलिया बी में हमारी फैक्टर 9 की डेफिशिएंसी होती है। मुख्य तौर पे रक्त स्राव जो होता है वो ज़्यादा लंबे समय तक चलता है। तो साधारण तौर पे सबसे पहले मोस्ट कॉमनली जोड़ों में सूजन, जोड़ों में सूजन आना,
शरीर पे मुंह के रास्ते, नाक के रास्ते ब्लीडिंग होना, शरीर पे नीले धब्बे आना, या अगर कुछ ज़्यादा सीवियर ब्लीड हो जाए तो जीआई सिस्टम में मतलब काफ़ी पेट में ब्लीडिंग होना, दिमाग में ब्लीडिंग होना, हेड एंड नेक में ब्लीडिंग होना, इस तरह की मैनिफेस्टेशंस सबसे ज़्यादा कॉमनली देखी जाती हैं। और जांच में मुख्य तौर पे यही किया जाता है कि हम स्पेसिफिकली अपना सीबीसी देखते हैं, जिसमें हम हीमोग्लोबिन देखते हैं, प्लेटलेट्स देखते हैं, फिर हम फैक्टर्स, फिर हम कॉग्लोग्राम कराते हैं, पीटी एपीटीटी, तो उसमें हमारे ये एपीटीटी प्रोलॉन्ग मिलता है हीमोफीलिया में। फिर हम फैक्टर एनालिसिस कराते हैं कि फैक्टर की मात्रा कितनी है। जब एक बार फैक्टर की मात्रा आ जाती है तो उस हिसाब से हम एक तो नाम दे पाते हैं और फिर ग्रेड दे पाते हैं कि कितना सीवियर है हमारा हीमोफीलिया ए बी, तो वो ग्रेडिंग कर पाते हैं जी। उस ग्रेडिंग के हिसाब से ही हम माँ बाप को, बच्चे को काउंसिल कर पाते हैं कि आपको क्या प्रिकॉशंस लेनी है, कैसे इलाज कराना है, उस तरीके से रहता है। तो ये मुख्य तौर पर एक चीज़ जो मेरे जहन में आ रहा है कि जो बच्चे जैसे इन्फेंट्स हैं, ये जो आपने कहा कि जो लक्षण प्रेजेंट होते हैं कब हो सकते हैं, यानी कि बच्चा थोड़ा बड़ा होगा? ना, ये किसी वक्त भी हो सकते हैं, जन्म के बाद से कभी भी हो सकते हैं। हाँ, तो कोई इसको ऐसे भी समझे कि हो सकता है 2, 3, 4 साल, 5 साल तक बच्चे का ना प्रेजेंट करे। हाँ, ऐसा भी उसके बाद भी हो, हाँ, बिल्कुल हो सकता है। लेकिन साधारण तौर पे जब बच्चा क्रॉलिंग शुरू कर देता है 4-5 महीने के आसपास से, जब उसको वो क्रॉलिंग करता है तो चोट वगैरह लगने के थोड़े से चांसेस ज़्यादा होते हैं, तो यूजुअली उस वक्त मैनिफेस्ट कर सकते हैं, बट ये किसी भी एज पे मैनिफेस्ट हो सकता है, किसी भी एज पे कर सकता है जी। डॉक्टर अंकुर, जब हम ये लक्षणों की बात करते हैं और ये कहते हैं, तो फिर अगर इसके डायग्नोसिस की बात करें, जांच की या इन्वेस्टिगेशंस की बात करें, तो किस तरह से होती है, और पेरेंट्स को आप क्या टिप्स देना चाहेंगे कि अगर इस तरह के लक्षण हैं तो बच्चों को वो डॉक्टर के पास लेकर जाए, क्या किन चीज़ों का ख्याल रखें? तो जैसा कि डॉक्टर मुकेश ने अभी बताया कि अगर बच्चा छोटा है और हीमोफीलिया की जो सीवियरिटी है वो तीव्र है, तो उस केस में बिना किसी चोट लगे भी ब्लीडिंग हो सकती है। तो जैसा मोस्ट कॉमन पाया जाता है कि बच्चा जब चलना शुरू करता है, ठोकर लग जाती है, दीवार से टकरा गया या फिर घुटना टकरा गया, तो उसमें ब्लीडिंग हो जाती है। और वो जो ट्रॉमा होता है, वो चोट होती है, वो बहुत ज़्यादा नहीं होती, मामूली चोट से भी बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग हो जाती है। वो जो जॉइंट है वो सूज जाता है, बच्चा रोता है, बहुत पेन होता है। तो जब वो बच्चे को लेकर के जाते हैं डॉक्टर के पास, तो डॉक्टर सबसे पहले उसका सीबीसी कराता है, जिसमें प्लेटलेट चेक करता है, वो नॉर्मल होता है अक्सर। उसके बाद कोगुलेशन, पीटी एपीटीटी, जैसे डॉक्टर मुकेश ने बता दिया है कि हम पीटी कराते हैं, एपीटीटी कराते हैं, और जो एपीटीटी है वो प्रोलॉन्ग्ड होता है, वो बढ़ा हुआ होता है। उसके बाद हम देखते हैं कि हम फैक्टर 8 की कमी के कारण है, फैक्टर 9 की कमी के कारण है, तो वो टेस्ट कराए जाते हैं और उसमें पता चल जाता है कि फैक्टर 8 की कमी है या फैक्टर 9 की कमी है। तो बच्चे को जो डायग्नोसिस है वो हीमोफीलिया का हो जाता है। कई बारी बच्चे जो, अगर किसी को माइल्ड हीमोफीलिया है या मॉडरेट हीमोफीलिया है, तो वो बड़े एज में जाके डायग्नोज होता है, क्योंकि उसको ट्रॉमा, चोट लगने के बाद ब्लीडिंग होती है, स्पॉन्टेनियस ब्लीडिंग, खुद ब खुद बिना चोट के ब्लीडिंग नहीं होती है। तो हमने ऐसा देखा है कि कई बार जो हीमोफीलिया के मरीज हैं, स्पेसिफिकली जो माइल्ड हीमोफीलिया के मरीज हैं, वो बड़ी एज में जाके डायग्नोज होते हैं। जब उनको कोई चोट लग जाती है और चोट लगने के बाद या सर्जरी होती है, सर्जरी के बाद जो है अक्सर ब्लीडिंग रुकती नहीं है। तो हमने ऐसा भी देखा है कि हीमोफीलिया के पेशेंट्स जो हैं वो बड़ी एज में जाके डायग्नोज भी होते हैं, स्पेशली जो माइल्ड हीमोफीलिया होते हैं। तो जब बच्चे को अगर हीमोफीलिया पता चल जाता है, तो पेरेंट्स को काउंसिल करना, पेरेंट्स को बताना ये बहुत ज़रूरी है कि आपके बच्चे को लाइफ लॉन्ग बीमारी है। उनको कोशिश करें कि ऐसी चीज़ें अवॉइड करें जिससे उसको चोट लगे, जैसे कि बड़ा होकर कुछ ऐसी एक्टिविटीज़ हैं जिसमें चोट लगने का रिस्क ज़्यादा है, तो वो अवॉइड करें। तो वो बहुत ज़्यादा है। तो फैमिली को बताना, इंजेक्शंस स्पेसिफिकली हमने देखा है छोटे बच्चों को वैक्सीन के इंजेक्शन लगते हैं या मसल में इंजेक्शंस लगते हैं, तो वो इंजेक्शंस के बाद वहाँ पे ब्लीडिंग हो जाती है मसल्स के अंदर। तो वो सारी चीज़ें का जानकारी देना पेरेंट्स को बहुत ज़रूरी है। और अगर पहला बच्चा है तो पेरेंट्स में जेनेटिक टेस्ट कराना ज़रूरी है, ताकि दूसरे बच्चे में, अगले बच्चा अगर वो प्लान कर रहे हैं तो दूसरे बच्चे में जो है वो बीमारी ना होए, उसके लिए भी हमारे पास प्रावधान है, उसके लिए भी हमारे पास टेस्ट होते हैं। तो दूसरे बच्चे की प्लानिंग से पहले भी जो है जेनेटिक काउंसलिंग करना बहुत ज़रूरी है, ताकि आगे दूसरे बच्चों में ना फैले वो चीज़। जी बिल्कुल, बहुत बेहद महत्वपूर्ण बात आपने कही है कि एक तो जेनेटिक काउंसलिंग कराना बहुत ज़रूरी है दोनों पेरेंट्स का, और दूसरी बात जिन लोगों के लिए उपलब्ध हो, मैं बल्कि जानना चाहूँगा डॉक्टर अंकुर आपसे कि क्या हीमोफीलिया के लिए कुछ इस तरह से टेस्ट होते हैं जो नॉर्मल बच्चे हैं, आप उनका जन्म के बाद उनका टेस्ट कराया जा सकता है, सो दैट ये पता चले कि उनको है या नहीं है? देखिए, जैसे बाकी बीमारी होती है, जैसे थायराइड की बीमारी है, तो उसमें हर एक बच्चा जो पैदा होता है उसका थायराइड का टेस्ट कराया जाता है, देखने के लिए कि उसको हाइपोथायरॉयडिज्म तो नहीं है। लेकिन हीमोफीलिया में ऐसा नहीं है। हीमोफीलिया में यूनिवर्सल स्क्रीनिंग, मतलब हर एक बच्चा जो पैदा होता है उसका यूनिवर्सली हर एक का टेस्ट रिकमेंडेड नहीं है।
वो तभी कराते हैं जब उसे हीमोफीलिया जैसे सिम्टम्स होते हैं, जैसे कि ब्लीडिंग होती है। अदरवाइज हर एक बच्चे का आज की तारीख में वो चीज़ रिकमेंडेड नहीं है। वो इसलिए रिकमेंडेड नहीं है क्योंकि ये इतनी कॉमन बीमारी नहीं है। तो अगर हर एक का टेस्ट करेंगे तो वो कॉस्ट वर्सेस बेनिफिट में शायद ना होए जी, ये कारण है कि हो सकता है। लेकिन जैसा आपका सवाल है तो हर एक बच्चे का टेस्ट आज की तारीख में नहीं हम रिकमेंड करते। हाँ, लेकिन जैसे ही सिम्टम्स पता चलते हैं तो जल्द से जल्द वो चीज़ टेस्ट कराना चाहिए ताकि बीमारी का डायग्नोसिस जल्दी हो पाए, उसमें डिले नहीं होना चाहिए। जी, तो जैसे ही सिम्टम्स आए तो उसका डायग्नोसिस कराना चाहिए। ट्रीटमेंट्स क्या है, इसको कैसे इलाज चलेगा, इन विषय पर भी आगे चर्चा करेंगे। लेकिन टोटल हेल्थ में रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। दर्शकों, आप कहीं मत जाइएगा, हम जल्द हाजिर होंगे। विभाग अनेक, कंप्लेंट बॉक्स 1। किसी भी सरकारी दफ्तर, विभाग या बैंक से जुड़ी शिकायत के लिए pgportal.gov.in पर जाएं, रजिस्टर करें, संबंधित विभाग चुनें, शिकायत दर्ज करें और ट्रैकिंग आईडी नोट करें। एसएमएस या ईमेल पर एक्नॉलेजमेंट पाएं और शिकायत का जवाब सीधे मंत्रालय से प्राप्त करें। अब तक 1 करोड़ 12 लाख से अधिक भारतीयों ने भरोसा जताया। सीपी ग्राम्स, आपकी हर शिकायत का हल। अभी शिकायत दर्ज करें pgportal.gov.in। जब धरती चीर कर निकलता है लोहे का पत्थर और मिलता है मोंगिया के जोश से, फिर तपता है, पिघलता है और बनता है फौलाद। अब होता है सरिया सारी खूबियों के साथ। मोंगिया स्टील, मजबूत देश का मजबूत सरिया। स्वागत है आपका ब्रेक के बाद और हम चर्चा कर रहे हैं आज रक्त विकारों की, जिनमें 2 प्रमुख रक्त विकारों की बात हम कर रहे हैं, हीमोफीलिया की और सिकल सेल की बात कर रहे हैं। तो इससे जुड़े हुए कुछ मिथ्स की, कुछ भ्रांतियों की भी बात कर लेते हैं। फिलहाल हमने हीमोफीलिया की बात अब तक की है दर्शकों के सामने, सिकल सेल की भी बात करेंगे। लेकिन भ्रांतियां इन दोनों से ही जुड़ी हुई क्या कुछ हैं, ये हमारे विशेषज्ञ डॉक्टर जो इन विषयों पर के विशेषज्ञ हैं वो इसके बारे में बताएंगे। हमारे साथ डॉक्टर मुकेश धनखड़ जुड़े हुए हैं, डॉक्टर अंकुर जैन जुड़े हुए हैं और डॉक्टर नरेश गुप्ता जुड़े हुए हैं। डॉक्टर नरेश गुप्ता हीमोफीलिया एंड हेल्थ कलेक्टिव ऑफ नॉर्थ के चेयरमैन भी हैं। तो इन विषयों पर हमारे तीनों ही खास मेहमान जो हैं वो विशेष जानकारी रखते हैं। तो सबसे पहले ब्रेक के बाद हम मिथ्स की बात कर लेते हैं। दर्शकों, आपको बताएंगे कि आखिर भ्रांतियां किस तरह की हैं और क्या भ्रांतियां हैं जिनसे हमको समझना चाहिए। तो हम भ्रांतियों की बात करें। सबसे पहली भ्रांति डॉक्टर नरेश गुप्ता, जो हीमोफीलिया से जुड़ी हुई है कि ये बीमारी केवल पुरुषों में होती है और महिलाओं को इससे कोई लेना देना नहीं होता। ये बिल्कुल भ्रांति है निखिल जी। ये बीमारी सोशलिस्टिक भी होती है और सेक्स को भी नहीं देखती है। हाँ। फर्क सिर्फ ये है कि महिलाएं जो हैं कुदरत ने बड़ी मजबूत बनाई है। दे आर स्ट्रॉन्गर देन बॉयज एंड मेन जी। उनको उन्होंने 2 एक्स क्रोमोसोम दिए हैं जिसका कि कमी से ये हीमोफीलिया की बीमारी होती है। और बच्चों को और पुरुषों को एक होता है। तो अगर उनको एक ही बिगड़ जाएगा, उसमें विकार आ जाएगा, तो उनके पास कहीं जाने को कुछ नहीं है और वो बीमारी आएगी और बीमारी बड़ी तेजी से आएगी और पूरा जिंदगी भर रहेगी। महिलाओं में क्योंकि दूसरा एक एक्स क्रोमोसोम काम कर सकता है तो उसमें थोड़ा दब के रहता है। लेकिन इतने सालों से महिलाओं को एक तरह से ये जो भ्रांति है, ये सिर्फ पब्लिक में जनजाति में नहीं है, ये डॉक्टर्स के अंदर भी है। और इसलिए जो है 2025 का विश्व हीमोफीलिया दिवस जो है उसका थीम ही यही था कि महिलाओं और लड़कियों में हीमोफीलिया आता है, उनको भी हमें साथ लेके चलना है। महिलाओं को हर महीने महीना आता है जी। वो जो है उनको थोड़ा भी ब्लीडिंग हो सकता है, ज़्यादा भी हो सकता है। अक्सर जो ज़्यादा ब्लीडिंग होता है उसकी वजह से हमारे देश में और दुनिया में अनीमिया बहुत हो जाता है, जो खून की कमी हो जाती है। और वो जो ज़्यादा आता है वो भी कई बार महिलाओं की हीमोफीलिया की वजह से आता है, जो कि जोड़ों में इतनी बीमारी नहीं कर रहा है, ब्लीडिंग नहीं कर रहा है, लेकिन वो तकलीफ दे रहा है। और इसलिए उनको साथ में लेके चलने के लिए इस साल का जो विश्व हीमोफीलिया दिवस है उसका थीम ही यही रखा गया है कि महिलाओं और लड़कियों में भी होती है। जी डॉक्टर मुकेश धनखड़, एक मिथ ये है
कि हीमोफीलिया संक्रामक बीमारी है और ये दूसरों को संक्रमण कर सकती है और छूने या पास रहने से फैलती है। ये भी एक मिथ है। ये जैसे कि इस शो में शुरू में भी बताया है कि ये जेनेटिक बीमारी है या न्यू म्यूटेशंस होती हैं, तो ये साथ बैठने से, रहने से, खाना खाने से बिल्कुल नहीं फैलती। ये टोटल गलत बात है। तो ये एक जेनेटिक बीमारी है, माँ बाप से हम में आती है। ये न्यू म्यूटेशंस होती है रेयरली, 1/3 केसेस। सो ये बिल्कुल नहीं फैलती। हम आराम से जो हीमोफीलिया के मरीज हैं उनके साथ रह सकते हैं, बैठ सकते हैं, खाना खा सकते हैं। उससे बीमारी, एक छुआछूत की बीमारी बिल्कुल नहीं है ये। जी बिल्कुल। तो ये उम्मीद है कि दर्शकों तक ये संदेश जरूर गया होगा। एक और मिथ, एक और भ्रांति है डॉक्टर अंकुर जैन जो आपसे समझना चाहेंगे, ये सिकल सेल एनीमिया को लेकर के है कि सिकल सेल एनीमिया का कोई इलाज नहीं है, इसलिए इसमें कुछ भी नहीं किया जा सकता। यानी कहना का तात्पर्य है कि भगवान भरोसे छोड़ दीजिए। नहीं, ये तो भ्रांति, बहुत बड़ी भ्रांति है, क्योंकि प्रधानमंत्री जी तक ने सिकल सेल एलिमिनेशन प्रोग्राम लॉन्च किया है, जिसमें 2047 तक आपको सिकल को एलिमिनेट करना है। हाँ। यदि इसका इलाज नहीं होता या कुछ भी नहीं किया जा सकता तो ये प्रोग्राम ही शायद लॉन्च नहीं होता। जी बिल्कुल। तो ये तो बहुत बड़ी भ्रांति है, क्योंकि सिकल का इलाज करना बहुत ज़रूरी है ताकि कॉम्प्लिकेशन जो है सिकल की ना हो। हमारे पास सिकल के इलाज के लिए दवाइयाँ हैं जो बहुत सालों से हैं। हाइड्रोक्सी यूरिया है, फोलिक एसिड है, और आजकल तो हमारे पास जीन थेरेपी या क्रिस्पर थेरेपी जैसी इतनी एडवांस थेरेपीज आ गई हैं कि सिकल को हम जड़ से भी ठीक कर सकते हैं। हालांकि जेनेटिक बीमारी है, फिर भी इसको हम ऐसे इलाज आ गए हैं जो अप्रूव हो गए हैं कि जिससे हम सिकल को जड़ से ठीक कर सकते हैं। और जो बोन मैरो ट्रांसप्लांट भी है जैसे कि जी। और अगर ये ना करा सकें तो उसके अलावा भी हमारे पास इलाज हैं जिससे हम सिकल के मरीजों को राहत दे सकते हैं, उनकी कॉम्प्लिकेशंस को कम कर सकते हैं, उनकी लाइफ को इम्प्रूव कर सकते हैं। तो सिकल के एरिया में, सिकल की फील्ड में तो बहुत सारे इलाज हमारे पास अवेलेबल हैं, और ये बहुत बड़ी भ्रांति है कि इसके लिए कुछ नहीं किया जा सकता और मरीज को उनके हाल पे छोड़ दिया जाए। जी बिल्कुल। तो ये निश्चित तौर पर ये जो भ्रांतियों का सेक्शन था हमारा, दर्शक ज़रूर इससे लाभान्वित हुए। हम जल्दी हीमोफीलिया की एक बार बात करके फिनिश करें और उसके बाद बढ़ेंगे हम सिकल सेल की बात करेंगे। डॉक्टर नरेश गुप्ता, ट्रीटमेंट अवेलेबल की क्या हीमोफीलिया के विशेष संदर्भ में क्या मौके हैं, क्या अवसर है कि इलाज इसका क्या हो सकता है, कैसे हो सकता है? देखिए, हीमोफीलिया का ट्रीटमेंट बड़ा सक्षम हो गया है हमारे देश में भी और दुनिया में भी। और दुनिया का जो सबसे तेज इलाज है, नया इलाज है, वो हमारे देश में भी उपलब्ध है। सबसे पहले तो ये जानने की जरूरत है कि हीमोफीलिया में अगर किसी प्रोटीन का तत्व की कमी है, 8 या 9 की, जैसे डायबिटीज़ में इंसुलिन का प्रोटीन होता है वो कम होता है, तो हम क्या करते हैं, इंसुलिन का इंजेक्शन लगाते हैं। हीमोफीलिया में भी जो क्लॉटिंग फैक्टर 8 है या 9 है, उसका फैक्टर लगाया जाता है। और देखा जाए तो वो फैक्टर लगाने से वो आदमी ठीक हो जाना चाहिए, इंसान ठीक हो जाना चाहिए। उसमें 2 प्रॉब्लम है। एक तो ये कि जैसे डायबिटीज़ वाले का शुगर जो है मिनट प्रति मिनट जो है वो दिखता रहता है, ज़्यादा है, कम है। हीमोफीलिया में वो टेस्ट नहीं होता है। हीमोफीलिया में जानकारी आती है कि उसके जोड़ में या मांसपेशी में खून का स्राव तो नहीं हो रहा है। अगर वो नहीं होता है, क्योंकि दोनों बीमारियां सिकल सेल की और हीमोफीलिया की ऐसे हैं कि वो कभी भी जो है आपको तंग कर सकती हैं, इमरजेंसी ला सकती हैं जी। लेकिन इलाज के लिए वो इमरजेंसी को बचाना जरूरी है। इसलिए जो प्रोटीन का तत्व क्लॉटिंग फैक्टर 8 है या 9 है, उसको रेगुलर रूप, सुचारू रूप से उसको रिप्लेस करना चाहिए हर दिन और दूसरे दिन। हाँ। वो कठिन भी होता है, डायबिटीज में लगाते हैं तो कठिन नहीं होना चाहिए, लेकिन ये कठिन इसलिए होता है कि ये नस में लगाया जाता है। तो उसके ऊपर रिसर्च ये हुई कि जो क्लॉटिंग फैक्टर है उसकी जो जिंदगी, उसकी लाइफ जो है उसको बढ़ाया जाए। तो अब क्लॉटिंग फैक्टर ऐसा है जो आपको हर दूसरे तीसरे दिन नहीं लगाना, हो सकता है कि आपको 8-10 दिन में लगाना है, 2 हफ्ते में लगाना है। उसके बाद वो भी ठीक नहीं था, क्योंकि उसको भी लगाने के लिए नस में आप या तो उनको ट्रेनिंग देते थे, बच्चों को, बड़ों को जी लगाने के लिए, या उसके पास डॉक्टर या नर्स उपलब्ध होनी चाहिए। हाँ। तो एक ऐसी उसमें सुविधा आई है, एक रिसर्च आई है कि कुछ प्रोटीन्स ऐसे होते हैं जो कि आपको नस में देने की ज़रूरत नहीं है। आप जैसे इंसुलिन लगाते हैं स्किन के अंदर नीचे, तो ये भी त्वचा के नीचे लगा देते हैं। हाँ। वो जो आए हैं उनको कहते हैं हम फैक्टर नहीं है वो, लेकिन फैक्टर माइमेटिक है, उसका रूप लेके आए हैं, बहरूपीय हैं। हाँ। बट वो अच्छे बहरूपीय हैं। हाँ। तो उनको आप जब लगाते हैं तो वो स्किन के अंदर लगाते हैं, तो बच्चा जो है अपने आप अपने घर लगा सकता है। दूसरा उसका फ़ायदा ये है कि वो आप महीने में 1 लगाएंगे तो भी आपका काम चलता रहेगा। हाँ। बिल्कुल ठीक चलता रहेगा।
तो ये नई रिसर्च आई है। अभी जो आजकल आ रही हैं और पिछले अगले 1-2 साल में और ज़्यादा आएंगी, इसको हम कहते हैं कि जो खून में 1 दर्जन तत्व हैं प्रोटीन के, जो कि ये रक्त का थक्का बनाने में मदद करते हैं, उनमें से हम किसी को भी उठा के हीमोफीलिया में फ़ायदा दे सकते हैं। तो दूसरे वाले जो तत्व हैं प्रोटीन के, उनको उठा के इसमें जो फ़ायदा देते हैं हीमोफीलिया को, उसको कहते हैं रीबैलेंसिंग थेरेपी। अब क्योंकि ये अनुवांशिक है, साइंस ने, मेडिकल साइंस ने इतनी प्रगति कर ली है कि अनुवांशिक के लिए हम जीन थेरेपी भी दे सकते हैं जिससे कि वो निकल जाए। तो इसमें जो दायरा है इलाज का, वो बढ़ता जा रहा है। और इसको देखते हुए एक तरह से एंजाइटी आती है मरीज के मन में कि मैं इनमें से कौन सा इलाज लूँ। और क्योंकि ये बड़ी तेजी से आए हैं पिछले 10 साल में, 15 साल में, उसमें डॉक्टर जो इलाज देते हैं उनके मन में भी दुविधा आती है कि कौन सा कैसा है। तो ये जो हम लोगों ने ऑर्गेनाइजेशन बनाई है हीमोफीलिया एंड हेल्थ कलेक्टिव, इसमें सारे जो डॉक्टर्स हैं गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस के, हमारी ये नेशनल बॉडी है, उसके जो प्रोफेसर लोग हैं जो इलाज करते हैं, उनको इसमें रखा हुआ है। और इसमें हमने 2023 के दिसंबर में, 23 दिसंबर में एक गाइडलाइंस निकाली थी जो कि पॉलिसी प्रोटोकॉल्स और प्रोसीजर के नाम से आई। ये फर्स्ट नेशनल गाइडलाइन थी जिसमें ये दर्शाया गया उनको जानकारी देने के लिए कि इसमें कौन सा इलाज कौन से मरीज को किस सिचुएशन में फ़ायदा करेगा, उसके लिए आप फैसला कैसे करेंगे। उसमें डिसीजन मेकिंग टेबल्स दी हुई हैं, उसमें एक्शन टेबल्स दी हुई हैं, और काफ़ी जो प्रदेश की सरकारें हैं उन्होंने उसको एक्सेप्ट कर लिया है। स्वास्थ्य जो है हमारे यहाँ प्रदेश का वो होता है, तो 28 जो हमारे प्रदेश हैं उसमें अपना अपना इलाज देते हैं। लेकिन हीमोफीलिया में ऐसा हो चुका है कि उसमें सेंटर भी मदद कर रहा है, जो नेशनल हेल्थ मिशन है वो भी मदद कर रहा है। तो ये जो उसका दायरा है वो इतना उपलब्ध है। सिर्फ इसमें कमी है तो एक है जागरूकता की और डायग्नोसिस की। ठीक है, ठीक है। डॉक्टर धनखड़, अगर हम इसकी, चूँकि ज़िंदगी में जब अगर हीमोफीलिया होगा तो रोज़मर्रा में की ज़िंदगी में क्या समस्याएं हो सकती हैं, कैसे इसको डील करें, क्या सावधानियां होनी चाहिए जब हम इसके मैनेजमेंट की बात करते हैं, कैसे समझें इसको? तो इसमें यही है, सबसे पहले तो जैसे डॉक्टर नरेश ने बताया कि ये थेरेपी ऑप्शंस हैं हमारे पास। तो सबसे पहली चीज़ तो है कि हमें इलाज कराना है। इलाज ना कराने से तो कुछ फ़ायदा ही नहीं होगा, नहीं धीरे धीरे कॉम्प्लिकेशंस बढ़ेंगे। तो इलाज कराना है। तो फैक्टर्स की सुविधाएं हमारे सरकारी अस्पतालों में मुफ्त उपलब्ध है। जब भी ऐसा कुछ होता है तो फैक्टर तो लगवाना है, उससे ठीक होंगे। इसके अलावा प्रोफिलैक्सिस, प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर। सो प्रोफिलैक्सिस अगर हम लगा दे सकते हैं तो उससे क्या होगा कि चांसेस ऑफ ब्लीडिंग ही कम हो जाएगी। तो जैसे मान लीजिए फॉर एग्जांपल, अगर साल में किसी को 30 बार जाना पड़ रहा है हॉस्पिटल में, तो अगर वो प्रोफिलैक्सिस पे होगा तो साल में उसको शायद 2 या 3 बार ही जाना पड़े। तो वो उसको डेफिनेटली और मदद करेगा। बट हाँ यस, उसके थोड़े से फ्लिप साइड ये होंगे कि उसको हॉस्पिटल जाना पड़ेगा। क्या तो वो हॉस्पिटल जाएगा, या होम बेस्ड थेरेपी भी आ गई अब कि वो फैक्टर्स हॉस्पिटल से मिल जाते हैं, वो घर पे ही लगा लेते हैं, जो कि 20-30 मिनट की ट्रेनिंग से फिजिबल है। हम सब सीख सकते हैं फैक्टर्स को कैसे लगवाना है। एक और चीज़ जैसे डॉक्टर नरेश ने बताई थी कि इंसुलिन की तरह उन नॉन फैक्टर्स को हम लगा सकते हैं। उनका नाम जैसे एक जो काफ़ी हमारा अप्रूव भी है एमिसिजुमैब है, उसको हम सबकुटेनियसली जैसे इंसुलिन लगाते हैं उसको महीने में 1 बार लगा लेंगे तो चांसेस ऑफ ब्लीड उसमें भी कम हो जाते हैं। बट येस, कॉस्ट इज़ अ कंसर्न। बट अगर मोस्ट ऑफ द गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में ये फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है। सो मैं सभी से यही रिक्वेस्ट करूँगा, इन बीमारी से डरना नहीं है और खुल के सामने आना है। हम सब आपके साथ हैं सरकारी हॉस्पिटल्स में एंड अदरवाइज भी, एंड ये सब फ्री में अवेलेबल है, इसमें कोई इशू नहीं। जी जी बिल्कुल, जो आपने आखिरी बात कही है कि बिल्कुल इससे डरना नहीं है। और यही सवाल हमारा डॉक्टर अंकुर जैन आपसे है कि परिवार का अप्रोच, समाज का अप्रोच किस तरह से होना चाहिए, जागरूकता हीमोफीलिया को लेकर के, और एक व्यक्ति जो है जो इससे पीड़ित है या इसका जो रोगी है उसके लिए क्या संदेश आप देंगे? हीमोफीलिया जो है, अब उसकी जो इलाज है वो इतने ज़्यादा बढ़ गए हैं कि पेशेंट्स जो हैं हीमोफीलिया के वो बहुत सिक्योर फील करते हैं। पहले इतने इलाज नहीं थे, पहले प्लाज्मा लगाते थे, लेकिन आजकल उसके इलाज इतने बढ़ गए हैं कि फैक्टर से हम नॉन फैक्टर थेरेपीज़ पे चले गए हैं, जिनको कि हम घर पे भी दे सकते हैं। मरीज़ खुद स्वयं लगा सकता है, उसके लिए उसको अस्पताल भी नहीं जाना।
उसका वो अपनी लाइफ एक्टिविटीज़ जो है, अपना प्रोफेशन जो है, अपनी प्रोफेशनल लाइफ कंटिन्यू कर सकता है और अपना साथ साथ घर में हीमोफीलिया का भी प्रोफिलैक्सिस ले सकता है। जी। तो बहुत ही इन जो नए इलाज है, इन्होंने मरीजों को बहुत एम्पावर कर दिया है, बहुत उनको हिम्मत दी है। और पेशेंट्स के लिए मेरा यही संदेश रहेगा कि हीमोफीलिया का अब जो है वो इलाज इतने आ गए हैं कि आप के पास बहुत ऑप्शंस हैं चूज़ करने के। जी। आप उनका इलाज अपने कन्वीनियंस के हिसाब से ले सकते हैं और गवर्नमेंट के पास सपोर्ट सिस्टम है। जी। तो आप अपनी बीमारी के लिए जो है निराश ना हो, आप गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में जाके इसका इलाज डॉक्टर से डिस्कस करें और इलाज लें। जी। और परिवार के लिए ये हम कहना चाहेंगे कि हीमोफीलिया के पेशेंट्स को स्टिग्मा जो है वो हटा दीजिए, क्योंकि ये जो मरीज़ हैं ये कुछ एबनॉर्मल नहीं है, इनमें केवल एक प्रोटीन की कमी है। थायराइड के मरीज़ में थायराइड हार्मोन की कमी है, उनको तो हम स्टिग्मा नहीं, उनको तो हम सोसाइटी में ऐसा नहीं करते कि आपको थायराइड की बीमारी है। इनमें केवल एक प्रोटीन की कमी है, जब इनको प्रोटीन मिल जाएगा तो वो नॉर्मल बाकी मरीजों की तरह हो जाएंगे। तो फैमिली सपोर्ट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। और अगर कोई छोटे बच्चे की डायग्नोसिस होती है तो आगे नेक्स्ट जनरेशन तक उसको वो बीमारी ना पहुंचे, तो फैमिली काउंसलिंग एंड जेनेटिक काउंसलिंग इज़ इम्पॉर्टेंट। जी। तो ये एक टेक होम मैसेज रहेगा। जी बिल्कुल। तो हमें उम्मीद है कि दर्शकों ने इस बीमारी के विषय में बहुत ध्यान से जाना समझा है और इसको आत्मसात भी किया है। बात हम सिकल सेल एनीमिया के कर लें, हमारे पास समय थोड़ा कम रह गया एज कम्पेयर टू हीमोफीलिया, हमने थोड़ा विस्तार से चर्चा की है। डॉक्टर नरेश गुप्ता, हम थोड़ा जल्दी इस सेगमेंट को ख़त्म करना चाहेंगे। सिकल सेल एनीमिया की बात करें, सिकल सेल डिजीज़ की बात करें, कैसे समझे इस रोग को, क्या है ये? देखिए, जो ये रक्त के कण होते हैं, रेड सेल जो होते हैं, उसमें एक बड़ा प्रोमिनेंट चीज़ होता है हीमोग्लोबिन। जी। जो हीमोग्लोबिन होता है वो कुदरत ने ऐसा बनाया है कि जब बच्चा पेट में होता है जन्म से पहले, तो उसका हीमोग्लोबिन एक टाइप का होता है। जी। जब वो बाहर आ जाता है तो दूसरे टाइप का आना शुरू हो जाता है, जब वो एडल्ट बन जाता है तो तीसरे टाइप का हो जाता है। तो जैसे एडल्ट वाले को हम हीमोग्लोबिन ए कहते हैं फॉर एग्जाम्पल। इसमें इतना तेजी से बनता है और इतनी मात्रा में बनता है कि रोज जो है बनता रहता है वो, उसमें कई बार विकार आ जाते हैं, म्यूटेशंस आ जाते हैं, और ये पैदाइशी म्यूटेशन होते हैं। हाँ। वो म्यूटेशन, इसमें जो म्यूटेशन आते हैं वो भी एक छोटा सा ही आता है, लेकिन वो दिक्कत करता है। दिक्कत क्या करता है कि अगर जो ये खून का दौरा चल रहा है जी, और उसमें उसको ऑक्सीजन की कमी होती है, तो जो रेड सेल होता है वो ऐसा है कि वो छोटी जगह से भी निकल जाता है जी, बिल में से। हाँ। लेकिन अगर वो उसका ऑक्सीजन की कमी होती है तो वो ऐसा रूप धारण करता है कि वो अटक जाता है वहाँ। हाँ। सिकल सेल वो इसलिए कहते हैं, वो जो अरसी होती है, गंडासा होता है जो, हंसिया की तरह से होता है, तो वो उसमें अटक जाता है, दौरा नहीं कर पाता है। हाँ। अगर वो अटक जाता है तो खून का उधर भाव जो है रुक जाता है। हाँ। और उसमें ऑक्सीजन की कमी हो जाती है और उसकी वजह से बहुत दर्द हो जाते हैं। हाँ। ये चीज़ जो है दिमाग में भी हो सकती है, हाँ। फेफड़ों में भी हो सकती है, किडनी में भी हो सकती है, बोन्स में भी हो सकती है, कूल्हे में भी हो सकती है। हाँ। ये कई जगह, ये सब जगह हो सकती है जब होती है। तो जरूरी नहीं है कि 24 घंटे होती रहेगी। हाँ। तो जब वो रुक जाता है तो उस समय बड़ी इमरजेंसी क्रिएट हो जाती है जी, और उससे जो है बच्चा या बड़ा भी हो, बड़ा परेशान हो जाता है। हाँ। और जब वो परेशान हो जाता है तो उसका इमरजेंसी में इलाज करना पड़ता है। तो उसको बचाने के लिए आपको सिकल सेल का इलाज करना चाहिए। दूसरा ये कि सिकल सेल में ये जो रुकाव आता है ये कई बार तिल्ली के अंदर भी आ जाता है, काफ़ी आ जाता है, जैसे जैसे उम्र बढ़ती आता रहता है। हाँ। और तिल्ली का काम है इन्फेक्शन से बचाना। आपने एक सवाल पूछा था भ्रांति का कि हीमोफीलिया में इन्फेक्शन होता है कि नहीं होता है। उसमें नहीं होता है, लेकिन सिकल सेल में एनीमिया का रिस्क बढ़ जाता है। अच्छा। जिसकी वजह से उनको वैक्सीन भी लगाई जाती है और उनको इलाज भी दिया जाता है उसका जी। बाय द वे, हीमोफीलिया में भी हम एक वैक्सीन लगाते हैं, जो कि वैक्सीन उसके हीमोफीलिया के लिए नहीं है, वो हेपेटाइटिस को रोकने के लिए होती है। तो सिकल सेल का जो बीमारी है वो ऐसा है कि खून का दौरा को जब वो तंग करता है तो उसकी वजह से वो जो डिफॉर्म्ड रेड सेल है हंसिया वाले, वो शरीर जो है उसको हटा देता है, शरीर से निकाल देता है। वो कहते हैं ये नहीं चलेंगे। उसकी वजह से एनीमिया हो जाता है। जो रेड सेल है उनका लाइफ स्पैन होता है 100 से 125 दिन का शरीर में, और जो सिकल सेल है उसमें वो 10 दिन रह जाता है जी। तो मात्रा बढ़ाने में सक्षम नहीं होता है शरीर। हाँ। और जो डिस्ट्रक्शन की प्रोसेस है वो चलती रहती है, तो उनका एनीमिया बढ़ता रहता है। हाँ। और उसकी कॉम्प्लिकेशन बढ़ती रहती है। ठीक है, तो डॉक्टर धनखड़ कैसे ये प्रेजेंट करेगी बीमारी,
क्या कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं और फिर कैसे मॉनिटरिंग करें इसकी, ये सारे सवाल जो है वो जहन में आते हैं। जी, सिकल सेल जैसे डॉक्टर नरेश सर ने बताया कि ये एक बीमारी है जिसमें हमारे जो रेड सेल्स हैं, हमारे ब्लड के अंदर जो रेड सेल्स हैं वो डिफॉर्म्ड हो जाते हैं, वासिया जैसे हो जाते हैं। हाँ। तो मैनिफेस्टेशंस डिपेंड करेंगी डिफरेंट एज ग्रुप टू एज ग्रुप। लाइक जैसे सर ने बताया, खून जो नॉर्मली 120 दिन तक की लाइफ स्पैन होती है, इसमें जाके 10 से 15 दिन की होती है, तो ये बार बार टूट रहा है। तो बच्चा पेल होगा, खून की कमी देखेगी, टूटेगा, तो वो जो हीमोग्लोबिन होता है वो कन्वर्ट हो जाता है बिलिरुबिन में, तो पीलियापन दिखेगा, मतलब हीमोलिटिक एनीमिया है बेसिकली। तो खून टूट रहा है, पीलापन दिख रहा है। इसके अलावा हमारी अदर मैनिफेस्टेशन जैसे सर ने बताया, कहीं ना कहीं जाके वो शरीर में अटक जाता है क्योंकि वो पास नहीं कर पाता वेसल्स के थ्रू। तो पेनफुल क्राइसिस होंगे, वेनोक्लूसिव क्राइसिस हो सकते हैं, स्ट्रोक हो सकता है, एक्यूट चेस्ट सिंड्रोम हो सकता है जी। और धीरे धीरे अगर ये चीज़ें चलेंगी तो लॉन्ग रन में क्रॉनिक किडनी डिजीज़ हो सकती है, आंखों पे असर आ सकता है, बोन्स पे असर आ सकता है, मतलब शरीर के सारे अंगों पे असर आ सकता है। कॉमन मैनिफेस्टेशंस तो यही हैं। बाकी अगर सीवियर में तो प्लास्टिक एनीमिया भी हो सकता है, हाइपोप्लास्टिक मैरो वो तो भी हो सकता है। हॉस्पिटल कब आए? ज़्यादातर जब ये पेनफुल क्राइसिस होते हैं, जब आते हैं मरीज हमारे पास, तो हॉस्पिटल पे तो रेगुलरली मंथली या 2 मंथली हम विजिट कराते हैं। जैसे जो हमारे सिकल सेल एनीमिया के पेशेंट्स हैं, हम उनको 2 मंथली बुलाते हैं जी। उसमें हम उनका सीबीसी करते हैं, अदरवाइज ग्रोथ पैरामीटर्स को सारा देखते हैं, स्प्लीन को देखते हैं कि स्प्लीन ऑटोस्प्लीनेक्टमी तो नहीं हो गया, वैक्सीनेशन के एडवाइस देते हैं, इन चीज़ों का ध्यान रखते हैं। और अगर बच्चे का खून कम रहता है या बार बार जैसे अगर एक्यूट चेस्ट सिंड्रोम हो गया है, CNS इवेंट हो गया, तो हम उनको रेगुलर ट्रांसफ्यूजन पे भी शिफ्ट कर देते हैं। नहीं तो एक हाइड्रोक्सीयूरिया नाम की गोली होती है, उससे हमारा कुछ हीमोग्लोबिन की मात्रा बढ़ जाती है और उससे उनका अगर ग्रोथ ठीक है, सब कुछ ठीक है, तो साधारण तौर पर अपना ये नॉर्मल जीवन व्यतीत आराम से कर पाते हैं। ठीक बात है। डॉक्टर अंकुर, ये क्यों होता है? क्या रिस्क फैक्टर्स इसके हो सकते हैं? कारण क्या है? ये भी जहन में आता है सवाल। तो जो जैसे हमने डिस्कस पहले भी किया था कि सिकल भी एक जेनेटिक या आनुवांशिक बीमारी है जी। जो हमारा हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल है उसमें 2 प्रकार की चेन होती हैं, अल्फा चेन और बीटा चेन। तो जो बीटा चेन है हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल की, उसमें एक म्यूटेशन हो जाती है और इस म्यूटेशन के कारण जो होता है कि जो हीमोग्लोबिन है उसकी जो प्रॉपर्टी है वो बदल जाती है उस म्यूटेशन के कारण जी। तो वो प्रॉपर्टी क्या बदलती है कि जो हीमोग्लोबिन होता है वो हमारे रेड सेल में सॉल्युबल नहीं रहता, मतलब कि वो डिज़ोल्व नहीं रहता। कुछ कंडीशंस में जिसमें स्ट्रेस होता है, जैसे कि डिहाइड्रेशन कंडीशन, जब हमारे शरीर में पानी की कमी होती है, या हाइपोक्सिया होता है, जैसे ऑक्सीजन की कमी होती है, तो इन सिचुएशंस में हीमोग्लोबिन जो है अपनी जो प्रॉपर्टी है, अपना जो रूप है वो बदल लेता है। वो जो है वो एक RBCs को एक सिकल शेप में कन्वर्ट कर देता है। और ये हर समय नहीं होता है, ये कुछ ही सिचुएशंस में होता है, जब मरीज़ को बुखार आए या डिहाइड्रेशन हो या हाइपोक्सिया हो, ऑक्सीजन की कमी हो, या वो हाई ऑल्टीट्यूड्स पे जाए, ऊपर पहाड़ी एरियाज़ में जाए, या उन सिचुएशंस में ये जो है RBCs अपना शेप बदल लेते हैं। तो ये जेनेटिक बीमारी है और कुछ सिचुएशंस में ऐसे शेप बदलने के कारण जो है फिर वो उन सिचुएशंस में बच्चों को क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन सिकल की होती हैं, जैसे कि पेनफुल क्राइसिस है, वेजोक्लूसिव क्राइसिस है, तो वो उन सिचुएशंस में वो चीज़ प्रेसिपिटेट हो जाती है। अदरवाइज अगर वो सिचुएशंस नहीं है तो जो हीमोलिटिक एनीमिया है, मतलब RBCs का जो लाइफ स्पैन है वो तो कम हो ही जाता है। नॉर्मल RBCs 120 डेज के लिए रहते हैं, सिकल के RBCs 10 या 20 दिन तक ही रहते हैं। तो उनका लाइफ स्पैन कम हो जाता है, तो मरीज़ को अनीमिया तो हर समय ही रहता है, लेकिन अंडर कुछ सिचुएशंस में पेनफुल क्राइसिस भी हो सकता है, जिसमें कि जो है पेन बहुत चेस्ट सिंड्रोम हो जाता है या पेन हो जाता है, तो वो हो जाता है। जी 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 जी। तो बेहद महत्वपूर्ण है, इसके विषय पे जानकारी हम इस चर्चा को जारी रखेंगे, लेकिन यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। दर्शकों, आप कहीं मत जाइएगा, सिकल सेल एनीमिया के बारे में जानकारी हम ब्रेक के बाद भी बताएंगे आपको। विभाग अनेक, कंप्लेंट बॉक्स 1। किसी भी सरकारी दफ्तर, विभाग या बैंक से जुड़ी शिकायत के लिए pgportal.gov.in पर जाएं, रजिस्टर करें, संबंधित विभाग चुनें, शिकायत दर्ज करें और ट्रैकिंग ID नोट करें। SMS या ईमेल पर एक्नॉलेजमेंट पाएं और शिकायत का जवाब सीधे मंत्रालय से प्राप्त करें। अब तक 1 करोड़ 12 लाख से अधिक भारतीयों ने भरोसा जताया। CP ग्राम्स, आपकी हर शिकायत का हल। अभी शिकायत दर्ज करें pgportal.gov.in। मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद,
मेरी पसंद। हमारी पसंद। हम सबकी पसंद। मजबूत देश का मजबूत सरिया मोंगिया स्टील। ब्रेक के बाद एक बार फिर टोटल हेल्थ में आप सभी का स्वागत है। हम चर्चा कर रहे हैं आज ब्लड डिसऑर्डर्स, यानी कि जो खून में अगर किसी तरह की कोई दिक्कत आती है तो उससे, और ख़ास तौर पर हम आज बात कर रहे हैं सिकल सेल एनीमिया की और हीमोफीलिया की। सिकल सेल की बात कर रहे थे डॉक्टर नरेश गुप्ता, आपके पास आते हैं और ये समझने की समझते हैं। एक तो दो बातें आप बताइए थोड़ा शॉर्ट में। एक तो जो डिनायल और साइकोलॉजिकल जिसको कहते हैं कि काउंसलिंग खासतौर पर पेरेंट्स की, वो कितनी ज़रूरी है इस विशेष संदर्भ में, और इलाज कैसे चलता है इसमें? देखिए निखिल जी, जो साइकोलॉजिकल काउंसलिंग है वो सिकल सेल और हीमोफीलिया दोनों में ही बहुत ज़रूरी है। हाँ। पेरेंट्स की भी ज़रूरी है और पेरेंट्स से ज़्यादा बच्चे की या मरीज़ की ज़रूरी है। ये हमने देखा है कि उनकी जो साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम है दोनों में, हाँ। वो कई बार अपने पेरेंट्स से भी नहीं डिस्कस कर सकते हैं, हाँ। ओपन नहीं होते हैं या कोई भी कारण रहा हो। हाँ। तो पेरेंट्स को तो ये बताना है कि इसका इलाज है, आप इसका डायग्नोसिस कराएं और सारी चीज़ जो सुविधाएं हैं इनको मुहैया कराएं। हाँ, हिम्मत और हौसले के साथ। हिम्मत और हौसला। लेकिन बच्चे को जो है वो इसलिए कराना पड़ता है कि बच्चा सोचता है मेरी आगे ज़िंदगी क्या होगी। ये हमने इतने साल देखा, हीमोफीलिया और सिकल सेल में पहले देखा था मैंने कई बहुत दशक तक जी। उसमें दोनों में ये दिक्कत होती है कि आज मेरी तकलीफ हो गई। देखिए दोनों में जो है, एक में घुटना खराब हो जाएगा, एक में कूल्हा खराब हो जाएगा, एक में कूल्हा बदला जाएगा, एक में घुटना बदला जाएगा। अगर हम माता पिता को ये बता दें कि आप चिंता करने के बजाय जो सुविधाएं और इलाज उपलब्ध है वो इसको मुहैया कराएं तो बहुत अच्छा रहेगा। ठीक है। इलाज क्या उपलब्ध है ये भी हमारे इलाज के लिए दो चीजें हैं। हाँ। सिकल सेल में जो इलाज है, एक तो हमने बोला पेनफुल क्राइसिस होता है। हाँ। दूसरा होता है हेमोलिटिक क्राइसिस। हेमोलिटिक क्राइसिस का मतलब है कि खून जो है वो पानी बन जाता है। हाँ हाँ। दोनों ही केस में, पहले केस में पेन किलर्स देने पड़ते हैं जो कि ध्यान से देने चाहिए हीमोफीलिया में, बट बहुत मात्रा में दिए जाते हैं इसमें सिकल सेल में, क्योंकि पेन बहुत तेज होता है। जब वो पानी बन जाता है, हेमोलिटिक क्राइसिस है, तो उसमें ट्रांसफ्यूजन करा जाता है। कई बार जो पेनफुल क्राइसिस है, जो जैसे लंग्स का हो जाता है, उसमें भी ट्रांसफ्यूजन करा जाता है। तो खून का जो उसमें ट्रांसफ्यूजन है वो बड़ा महत्वपूर्ण हो जाता है। और खून हमारे यहाँ कम मात्रा में मिलता था क्योंकि लोग डोनेट नहीं करते थे पूरी मात्रा में। अब पहले से बहुत बेहतर है। प्रधानमंत्री जी ने दोनों का उन्मूलन के लिए प्रोग्राम चलाए थे जी। सिकल सेल के लिए चलाया था, क्योंकि सिकल सेल जो है हमारा आदिवासियों में जो कि नहीं आ सकते हैं, सामने नहीं आते हैं जी, उनके अंदर इसका डायग्नोसिस करा जाए, जो बात आपने भी उठाई है, और सबसे अच्छा इलाज मुहैया कराया जाए। और उनका ये मानना है कि 2047 तक, आज़ादी के 100 साल तक इसको हम हटा देंगे। हम ये नहीं कहेंगे कंट्रोल, इसके अंतर्गत एक कंट्रोल प्रोग्राम है, लेकिन इसको हम हटा देंगे, एलिमिनेशन कर देंगे, उन्मूलन कर देंगे, उन्मूलन कर देंगे। और वो इतनी तेजी से चल रहा है क्योंकि ये अलग अलग जातियों में अलग अलग मिलता है। तो हमारे देश में 17 जो प्रदेश हैं 28 में से, उनको आइडेंटिफाई करा है कि जहाँ सिकल सेल बहुत ज़्यादा है। उसमें सरकार ने, सेंट्रल गवर्नमेंट ने एक नोडल ऑफिसर नियुक्त करा है जो ये देखता है। और वो इतना तेजी से काम कर रहा है कि मतलब अचरज होता है कई बार। वो कहते थे हम 7 करोड़ करेंगे एक ही जगह पे। मध्य प्रदेश में अभी जनवरी में रिपोर्ट आई कि उन्होंने 90 लाख से ज़्यादा कर दी है स्क्रीनिंग जी। तो जो स्क्रीनिंग चल रही है वो तो उसके साथ चलती है। स्क्रीनिंग में मान लीजिए 2.25 लाख उन्होंने मरीज देख लिए। अब उनको एक तो जानकारी देनी है, चाहे साइकोलॉजिकल है या दूसरी जानकारी है, और तीसरा उनको इलाज देना है। तो इलाज जो उपलब्ध कराना है, खून जो उपलब्ध कराना है, और पूरा होलिस्टिक अप्रोच जो उपलब्ध कराना है, और जो जेनेटिक काउंसलिंग देनी है, वो सब ये एलिमिनेशन मिशन में आता है जी। इसमें महत्वपूर्ण चीज़ एक और है जो कि प्रधानमंत्री जी ने करी थी कि जब रक्त की जरूरत होती है तो विश्व रक्त दिवस होता है। हमारे यहाँ भी एक दिवस मनाया जाता है 1 अक्टूबर को, बाकी जगह जून में मई में मनाया जाता है जी। तो उसमें रक्त उन्होंने कहा कि आप दीजिए। तो उन्होंने एक पखवाड़ा चलाया था। एक दिन में 1 लाख के करीब, 90,000 के करीब खून देने वाले आ गए थे जी। अगर वो आ गए थे, वो इतने सारे थे कि सिकल सेल हो, ट्रॉमा हो, सर्जरी हो, सबके लिए मिल जाएगा। लेकिन उसको बनाए रखने के लिए
2 साल बाद भी, ये जरूरी है कि हम जागरूक करें हेल्दी जनता को कि आप खून दीजिए। ठीक बात। खून देने से आपको कोई कमजोरी नहीं आएगी। आपका खून जो एक्चुअली जो मैंने बताया कि 100 दिन रहता है, वो आपका और जल्दी नया बन के आएगा। उसकी तादाद जो है आपको नया यंग ब्लड मिलेगा जी। तो उसमें उन्होंने ई रक्त कोष बनाया है जिसमें कोई भी रजिस्टर करा सकता है। जी। और ये खून देने की जो प्रक्रिया है हमारे यहाँ देश में है, कैंप लगते हैं, आपके घर में भी जाते हैं, गांव में भी जाते हैं, तो ये उसमें डोनेट करना चाहिए। जी, बेहद महत्वपूर्ण जानकारी आपने दी है और उम्मीद है कि दर्शकों ने भी इसको बहुत ध्यान से सुना समझा जाना है कि जब रक्तदान की बात आती है तो जाहिर तौर पर आप रक्तदान देते हैं तो एक तो ये भ्रांति भी अपने दिमाग से हटा दीजिए कि इससे आपको किसी तरह का नुकसान होने वाला है। आप दूसरों की ज़िंदगी को बेहतर कर सकते हैं। अब इस कार्यक्रम के अंत में डॉक्टर मुकेश धनखड़, क्या संदेश आप दर्शकों को हमारे देना चाहेंगे हीमोफीलिया और सिकल सेल एनीमिया के विशेष संदर्भ में अगर बात हो रही है तो? मैं इसमें यही कहना चाहूँगा, प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर। सबसे, जैसा कि हम सब ने आज पूरे इस प्रोग्राम के दौरान यही बार बार इस चीज़ पे एम्फसाइज किया था कि ये जेनेटिक बीमारी है। तो स्क्रीनिंग इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट। जब बच्चा पेट में होता है जब ही स्क्रीन किया जा सकता है, और अगर वो है तो ऑप्शन ऑफ MTP इज़ देयर, तो दैट इज़ द बेस्ट थिंग। एंड इफ़ स्टिल इट हैपन्स, नथिंग टू फियर। सारी इलाज सरकारी सिस्टम में फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है। आप समझिए, इलाज कराइए, जैसे जैसे आपके डॉक्टर आपको बताते हैं वैसे वैसे उन फैक्टर्स को लीजिए। अगर सिकल सेल है तो जैसे जैसे डॉक्टर साहब आपको बुलाते हैं जाइए, वो आपकी ग्रोथ मॉनिटरिंग करेंगे, कुछ गोलियां खाने को देंगे, वो गोलियां खाइए। कभी भी पेनफुल क्राइसिस होता है, कुछ इश्यू होता है तो आप तुरंत हॉस्पिटल आइए। हो सकता है कि सिकल सेल में लॉन्ग टर्म में आपको रेगुलर ब्लड ट्रांसफ्यूजन की जरूरत पड़े, पर साधारण तौर पे वो गोलियों से भी मैनेज हो सकते हैं। तो प्रिवेंशन, और अगर होता है तो इन गवर्नमेंट सेटअप एवरीथिंग इज अवेलेबल फ्री ऑफ कॉस्ट। जी, तो प्लीज आइए। जी, डॉक्टर अंकुर जैन, कोई वन लाइनर आप देना चाहते हैं या कोई संदेश दर्शकों के लिए? ये दोनों ही जेनेटिक बीमारी हैं। और इन दोनों ही जेनेटिक बीमारी में प्रिवेंशन बहुत इम्पॉर्टेंट है। अर्ली डायग्नोसिस, बीमारी का जल्दी डायग्नोज होना और अप्रोप्रिएट ट्रीटमेंट होना बहुत ज़रूरी है। सिकल में एलिमिनेशन की हम बात इसलिए करते हैं क्योंकि सिकल में अगर हम यूनिवर्सल स्क्रीनिंग के थ्रू ये पता लगा लें कि किन लोगों को सिकल ट्रेट है और उनको हम अकॉर्डिंगली हम शादी के लिए एडवाइस करें तो सब्सिक्वेंट जनरेशंस में सिकल नहीं होगा। तो 2047 तक वो चीज़ जो है वो ऑटोमेटिकली एलिमिनेट हो जाएगी। जी, तो यूनिवर्सल स्क्रीनिंग सिकल की जो है बहुत महत्वपूर्ण है। और उन 17 स्टेट्स में जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने लॉन्च किया है प्रोग्राम, उसमें यूनिवर्सल स्क्रीनिंग कराना, वॉलंटरी यूनिवर्सल स्क्रीनिंग कराना बहुत इंपॉर्टेंट है ताकि आप जो है उस चीज़ को एलिमिनेट कर पाएँ 2047 तक। जी, बिल्कुल। तो इस विषय पर आज हमारी बात सिर्फ इतनी ही। डॉक्टर मुकेश धनखड़, डॉक्टर अंकुर जैन और डॉक्टर नरेश गुप्ता, आप तीनों लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। और उम्मीद है कि दर्शकों ने इस बात को जाना समझा होगा और आत्मसात भी किया होगा। और जो कहते हैं ना कि ये सोचना गलत है कि तुम पर नज़र नहीं, मशरूफ़ हम बहुत हैं मगर बेखबर नहीं। और अब तो अपने खून ने भी साफ कह दिया कि मैं उम्र भर रहूँगा, मैं साथ तो रहूंगा मगर उम्र भर नहीं। तो आपके साथ है आपका खून, लेकिन आपको इस बात का ध्यान देने की जरूरत है कि वो उम्र भर आपके साथ रहे और बेहतर व्यवहार करते हुए साथ रहे। यानी कि अगर उसमें कोई विकार है, कोई रोग है, तो जरूर आप उसको दिखाइए, डॉक्टर के पास जाइए। और अगर आपके बच्चों में या आपके जो परिजनों में इस तरह की कोई बीमारी होती है तो बिल्कुल मत हिचकिचाएं, साहस और हौसले के साथ दिखाएं। और जिस तरह से अभी इस पूरे चर्चा के दौरान इस बात पर निष्कर्ष निकला है कि इन बीमारियों का इलाज है, बेहतर इलाज है, गवर्नमेंट सेटअप में भी इलाज है, इसलिए बिल्कुल हिचकिचाएं मत और इन बीमारियों का इलाज जरूर कराएं। तो टोटल हेल्थ के आज के एपिसोड में बस इतना ही। हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।